किसान भैया बिन्नारों की खेती किसानी और पशुपालन संबंधी समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेरे फिर हम आपके संग हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, प्रमुख वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भैया बिन्नारों के फोन भी अब वो शुरू हो गए हैं, तो आओ देखाते हैं पहले फोन पे को है। हेलो। हाँ जयराम जी। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ सर, ताना से बोल रहे हैं गोविंद कुशवाहा। गोविंद भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। आप कैसे हैं सर? हम बढ़िया है भैया, आप बताओ खेती किसानी में क्या हो रहा हो? यहाँ पे गर्मी कैसी पड़ रही है? अब गर्मी तो भैया बहुत पड़ रही है। अच्छा, यहाँ भी बहुत धूप निकली है। तो भैया बताओ आज क्या जानकारी चाहिए आपको ये कार्यक्रम में? जानकारी सर जाए तो मक्का के बारे में हम सर जानना चाहते हैं। अच्छा, मक्का की खेती करने आपको? हाँ, मानवीय IT के बारे में। अच्छा, चलो भैया आपके लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। देखिए, मक्के में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो किस्मों का चुनाव है। मक्के में 2 प्रकार की किस्में प्रचलित हैं। एक तो हाइब्रिड हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे, और दूसरी किस्में हैं देसी या संकुल किस्में, जिनको हम कंपोजिट वैरायटी भी कहते हैं। देसी किस्मों को या कंपोजिट जो वैरायटी है उनको हम साल दर साल उनके बीज का उपयोग कर सकते हैं। ये बीज अगले कई वर्षों तक हम एक बार उगाने के बाद इनका बीज बना के उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इनका उत्पादन हाइब्रिड की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन इसका जो बीज है वो लगभग 80-90 रुपए किलो आसानी से मिल जाता है। ये बीज आपको बीज निगम में, कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि विभाग में आपको इसका बीज मिल जाएगा। और जो दूसरी किस्में हैं वो हाइब्रिड हैं, जिनकी कीमत बाजार में 300 से 400 रुपए किलोग्राम अलग अलग कंपनियों का है। तो आप अपनी सुविधानुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। जो कंपोजिट वैरायटी है या जो देसी वैरायटी है उनमें JM 216, JM 218, JM 215 ये सभी किस्में 90 से 100 दिन में पक जाती हैं और उनका जो उत्पादन क्षमता है वो 16 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका मिल जाता है। तो आप देसी या कंपोजिट वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको और अधिक उत्पादन और अगर आप अच्छी लागत लगा के मक्के की खेती करना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड वैरायटीज को, अलग अलग कंपनियों के हाइब्रिड आते हैं, उनको आप लेके उनके पैकेज और प्रैक्टिस को अपना के आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है भैया। ठीक है भैया। जयराम जी भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। क्या नाम है? सलमान भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। हम सोयाबीन बोना चाहते हैं, कौन सी किस्म लगा? सोयाबीन बोने हैं आपको? हाँ। चलो भैया, कितने क्षेत्र में लगाने हैं आपको? 10 एकड़ में। अच्छा, चलो भैया आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। देखिए, सोयाबीन में 2 प्रकार की किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं। एक वो किस्में हैं जो लगभग 85 से 90-92 दिन में पक जाती हैं, जैसे JS जवाहर सोयाबीन 2034 है, JS 9560 है। हालांकि ये पुरानी किस्में हैं। नई किस्मों में JS 2212, JS 2216, NRC 150, NRC 138, राज सोया 24, ये ऐसी किस्में हैं जो लगभग 90 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। और दूसरा जो सेगमेंट हमारा है वो है लगभग 100 से 105 दिन में पकने वाली किस्मों का। उसमें JS 2094, JS 2172, JS 20116, RBSM 1135, ये किस्में ऐसी हैं जो लगभग 100 से 105 दिन में पकती हैं। और तीसरा सेगमेंट हमारा ऐसा है जो 110 दिन के आसपास पक के तैयार होता है। उनमें JS 2098 और JS 2069 है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी बीज का चुनाव कर सकते हैं। बीज जब भी आप कहीं से भी लें उसको आप घर में एक बार अंकुरित करके देख लें। सोयाबीन का बीज कम से कम 70% अंकुरित अगर हो रहा है तभी हमें उसको बीज के रूप में उपयोग करना है। 1 एकड़ में लगभग 30 से 32 किलोग्राम बीज का उपयोग करना है। और हम जैसे ही बरसात होने पर लगभग 4 इंच बरसात हो जाए या 6 इंच मिट्टी गीली हो जाए तभी हमें सोयाबीन की बुआई का कार्य प्रारंभ करना है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपको सोयाबीन से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अच्छा, उड़द भी बोना है। तो उड़द की जो किस्में हैं, इंदिरा उड़द प्रथम, प्रताप उड़द, कोटा उड़द 3, IPU 13-1, IPU 11-2, ये सब नई किस्में हैं। इन किस्मों का आप उपयोग करें। ये पीला मोजेक प्रतिरोधी हैं
और साथ ही साथ इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। बस उड़द की खेती में आप ये ध्यान रखें कि उड़द की बोनी सोयाबीन की बोनी करने के बाद हम यानी 5-6 जुलाई तक अगर करते हैं तो बरसात की जो आखिरी बारिश होती है सितंबर में, उस बारिश में आपके उड़द को नुकसान कम होगा। सबसे पहले उड़द की बोनी ना करें, उड़द की बोनी थोड़ी 2-4 दिन देर से करें। ठीक है सलमान भैया। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको। अपनो परिचय दो। ग्राम क्रिया बात कर रहा हूँ। फिर से नाम बोलो भैया अपनो। सत्यपाल लोधी। सत्यपाल लोधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। हाँ सर। बताओ भैया, का हो रहा खेती किसानी में? अबे तो सर पानी इंतजार कर रहे, पानी करें। पानी को इंतजार कर रहे हैं? और सर बिल्कुल भैया, अब तो गर्मी पड़ रही है, पानी को इंतजार करना ही पड़े अपन को। वैसे हाँ भैया, क्या योजना है आपकी आगामी खरीफ की फसलों के लाने? आगामी फसल में नहीं तो क्या लगा सकते? तो आप क्या सोच रहे भैया, फिर बताओ। सोयाबीन लगाने हैं आपको, तो ये संबंध में आप क्या जानकारी चाहते हैं? कौन सा है? सोयाबीन की बहुत अच्छी किस्म है जवाहर सोयाबीन 2172। ये लगभग 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा है और कई प्रकार की बीमारियों की प्रति ये सहनशील है। तो आप JS 2172, JS 2094, RBSM 1135, राज सोया 24, NRC 150, JS 2094 कोई भी किस्म आप लगा सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब सुनते हैं भगवान सिंह यादव और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे गोरी धना की बातों में आके बाप मतारी से भय न्यारे, खेती के हो गए बंटवारे। गोरी धना की बातों में आके बाप मतारी से भय न्यारे, खेती के हो गए बंटवारे। बीच अंगनवा में भीट उठा लई, बीच अंगनवा में भीट उठा लई। अरे बीच अंगनवा में भीट उठा लई, सो बाखर के कर दैरी दो द्वारे, खेती के हो गए बंटवारे। अरे गोरी धना की रे बातों में आके बाप मतारी से भय न्यारे, खेती के हो गए बंटवारे। बरसों से रोटी सोजई बनते रही, बरसों से रोटी जा सोजई बनते रही। अरे बरसों से रोटी जा सोजई बनते रही, सो घरवा गए चूल्हे न्यारे, खेती के हो गए बंटवारे।
बारी से भय न्यारे, खेती के हो गए बंटवारे। डॉक्टर त्रिपाठी जी के पहले कोई अगलो फोन आए, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि जल्दी खरीफ को मौसम आवे वालो है, तो किसान भैया रहे कौन कौन सी तैयारी रखें कि जैसे उनके लाने बाद में हैरानी परेशानी ना हुई। देखिए, खरीफ का मौसम बहुत जल्दी बारिश होने की संभावनाएं हैं और किसान भाई जो हमारे खरीफ मौसम की फसलें उनकी तैयारी के लिए सबसे पहला काम तो ये कि जिस प्रकार के उर्वरकों का उपयोग हमें करना है उन उर्वरकों की व्यवस्था हम अग्रिम कर लें, क्योंकि जब सीजन शुरू होता है उस समय कई बार ऐसा होता है कि जो खाद हमारी आवश्यकता है कि वो खाद हमें उस समय नहीं मिल पाती, तो आप खाद की व्यवस्था कर लें। दूसरा, कौन सी किस्म और कौन सी फसल आपको बोनी है किस खेत में, इसकी प्लानिंग करके जो बीज अगर आपके पास रखा हुआ है तो उसको साफ कर लें, ग्रेडिंग कर लें उसकी जी, जिससे आप उसके बुआई में उसका उपयोग कर लेंगे। या अगर आपको कहीं से खरीदना है या किसानों से ही आपको लेना है तो आप लेके साफ करके और उसके अंकुरण की जांच कर लें, जिससे आपको खेत में डालने के पहले, खेत में बोने के पहले आपको ये पता चल जाए कि इस बीज का अंकुरण प्रतिशत इतना है। इसके लिए आप जूट की साफ सुथरी बोरी को गीला करें और उसमें 100 दाने कम से कम डालें अंकुरण के लिए और उसको हल्का पानी से गीला करके एक छाया वाले स्थान में कहीं रख दें। जी, 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे उसमें अंकुरण दिखाई देने लगेगा। सोयाबीन में कम से कम 70% और उड़द मूंग में कम से कम 75% अंकुरण होना चाहिए। जी, अंकुरण के पश्चात जब आप बुआई करेंगे तो बोनी से पूर्व आपको बीजोपचार करना आवश्यक है। तो आप खरीफ फसलों की तैयारी के लिए जिन बीजों को आपको उपचारित करना है वो उपचार करने वाली जो औषधि है, रसायन है या जैविक आपको मान लीजिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना है या कल्चर का उपयोग करना है तो उसको भी आप अग्रिम रूप में खरीद के रख सकते हैं, जिससे आपके बोनी करते समय आपको जो बीजोपचार करना है उसके लिए आपको इधर उधर ना जाना पड़े, तत्काल आप बीजोपचार करके फिर बुआई कर सकते हैं। सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि हम बीज बहुत अच्छा बोते हैं, खाद उर्वरक हम अच्छे से डालते हैं, बोनी हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में हमारा बीजोपचार छूट जाता है। जी, तो बीजोपचार हमारे रोग नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। हर हालत में आपको बीजोपचार करना चाहिए। सोयाबीन में खासतौर से पहले आपको किसी फफूंदनाशी से बीजोपचार करना है और उसके 10 मिनट बाद कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 48% या थाइमेथॉक्सम से बीजोपचार करना आवश्यक है। त्रिपाठी जी एक पहले और कोई फोन आए, हम आपसे जो भी चर्चा करना चाहते हैं कि एक खरीफ के मौसम में कौन कौन सी अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हैं, खासतौर से अपने तो सोयाबीन तो लगाते ही हैं, ओके संगे और कौन कौन सी फसलें किसान भैया ले सकते हैं जिससे उनकी खेती किसानी में फायदा हुए। देखिए, अंतर्वर्ती खेती का सिद्धांत ये है कि एक हमारी मुख्य फसल होती है और दूसरी हमारी सह फसल होती है। जी, तो मुख्य फसल हमेशा ज्यादा अवधि की होती है और जो सह फसल होती है वो इंटरक्रॉप होती है, वो कम समय की होती है। जी, तो या तो हम अरहर मुख्य फसल लें, तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में जहां सिंचाई की कमी है वहां पे हम अरहर के साथ सोयाबीन, अरहर के साथ ज्वार, अरहर के साथ मक्का, अरहर के साथ तिल, अरहर के साथ उड़द, ये हम अंतर्वर्ती खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी, दूसरा, अगर हम सोयाबीन को मुख्य फसल लेते हैं तो सोयाबीन के साथ हम उड़द, अरहर या मक्का, इनको हम अंतर्वर्ती खेती के रूप में ले सकते हैं। अंतर्वर्ती खेती लेने का फायदा ये है कि एक समय में 2 फसलें हमें थोड़े समय के अंतराल पे मिल जाती हैं, जिससे हमारा रिस्क कम होती है और प्रॉफिट बढ़ती है। रिस्क कैसे कम होती है? मान लीजिए बहुत वर्षा हो गई या कम वर्षा हुई या कोई प्राकृतिक प्रकोप हुआ तो एक आध फसल हमारी सुरक्षित रहती है और उससे हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है। जी, तो अंतर्वर्ती खेती खास तौर से ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई के साधन कम हैं, वहां पे हमें जरूर अंतर्वर्ती खेती करना चाहिए, जिससे हम खरीफ फसलों की कटाई के बाद रबी में अगर फसल नहीं ले पाते तो हम खरीफ में ही 2 फसलें ले लें, या रबी में फिर हम ऐसी फसल लें जो कम पानी में या एकाध सिंचाई में भी हमारी फसल आ जाती है। तो हम अंतर्वर्ती खेती करके ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। दूसरा, अंतर्वर्ती खेती करने से कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम होता है, रिस्क हमारी कम होती है, लागत भी हमारी कम आती है एक मुख्य फसल की तुलना में, और जमीन में जो हमारा फसल चक्र का सिद्धांत है कि एक फसल गहरी जल वाली होना चाहिए, एक उथली जड़ वाली होना चाहिए, तो इस सिद्धांत का भी हम बखूबी जो है पालन
पालन करते हैं और निश्चित रूप से हमारी खेती के लिए बहुत लाभदायक है। जी, फसलों में क्या तिलहनी या दलहनी होबे को भी ख्याल अपन को रखने चाहिए? मतलब हाँ, इस सेम नेचर की क्रॉप नहीं होनी चाहिए जी, सामान्य तौर पे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अगर जैसे मान लीजिए हम अरहर के साथ उड़द लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, एक की जड़ गहरी जाती है, एक की जड़ उतली रहती है। जी, अरहर के साथ हम तिल लेते हैं तो एक दलहनी हो गई, एक तिलहनी हो गई। अरहर के साथ अगर हमने ज्वार लिया तो एक दलहनी फसल हो गई, एक आपकी अनाज वाली फसल हो गई। तो सैद्धांतिक रूप से हमें एक ही नेचर की दो फसलें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम लेते भी हैं तो उससे कोई बहुत नुकसान नहीं है। उनकी जड़ की गहराई बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी। जैसे अरहर की जड़ गहरी जाती है और उड़द की जड़ थोड़ी कम गहराई पर रहती है, तो ये हमारी फसल चक्र के सिद्धांत को बहुत अच्छा करती है। दूसरा, उड़द हमारी सितंबर में कट जाती है और सितंबर के बाद ही अरहर का पुष्पन प्रारंभ होता है, तो उससे हमारे अरहर में कोई नुकसान नहीं होता जी। और हमें दोनों फसलें अच्छी से प्राप्त होती हैं। त्रिपाठी जी, खास तौर से जो जैविक खाद डालवे में किसान भैया हैं गलती करत हैं, तो एक ही बारे में भी बताएं कछु जानकारी के वो डालें और खेती में फायदा हो, कछु नुकसान ना हो। जैविक खादों में मुख्य रूप से हमारे यहाँ गोबर की खाद का उपयोग किसान भाई करते हैं जी, और कई किसान भाई बहुत भीषण गर्मी में भी खेत में उर्वर जो अपना खाद जो है डाल आते हैं। वो गर्मी में बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर होने पर जो हमारा गोबर का खाद है उसमें से जो नाइट्रोजन है, जो कार्बन है, वो हमारा नष्ट होता है। जी, तो पहले आप जो भी हमारा गोबर या घूरा हमारा है या गोबर की जो हमारी खाद है उसको आप देख लें वो बहुत अच्छे से पक गई या नहीं पक गई। अगर पक गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गड्ढे से निकाल के छाया वाले किसी पेड़ के नीचे स्थान पे आप उसको फैला दें। थोड़ा सा गीला करके उसमें डीकम्पोजर या ट्राइकोडर्मा, दो में से कोई भी एक चीज उसमें मिला दें, जिससे ये जो अध सड़ी है या कम सड़ी हुई है उसको वो सड़ाने का काम करेगा। जी, और इसके बाद जैसे ही एक वर्षा हो जाए, वातावरण में थोड़ी सी नमी आ जाए, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए, उसके बाद आप उसको खेत में डालें और डालने के बाद उसको अच्छे से फैला दें और फिर जुताई करके आप आगे का जो बुआई का काम है वो कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जो पोषक तत्व हैं उनका नुकसान नहीं होता, लॉस नहीं होता और जो गोबर की खाद हम उपयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से पौधों को प्राप्त होती है। जी, अध पकी, अध सड़ी या कच्ची गोबर की खाद डालने से कूड़ा करकट और कीड़ों का प्रकोप होता है, तो आप खाद को अच्छी पकी हुई गोबर की खाद का ही उपयोग खेतों में करें। जी। हेलो। हाँ सर। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, मैं चंद्रकांत पटेल बोल रहा हूँ सागर से। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको कार्यक्रम में। भाई साहब ये पूछ रहे थे। हाँ बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? जी, छत पर अपन को बागवानी करना है। अच्छा, तो कौन सी फसल लगाएं और कैसे करें, क्या करें? अच्छा अच्छा, छत पे बागवानी करवो चाहत हो आप? जी जी भाई साहब। कितना एरिया है भैया आपकी छत को? अब 10 बाई 40 है। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। देखिए, घर की आवश्यकता के हिसाब से आप या तो फूलों की खेती कर सकते हैं या आप किचन गार्डन भी वहाँ लगा सकते हैं छत पे। उसके लिए आप जो सिल्पोलिन बैग आते हैं प्लास्टिक के, उन बैग को भी ले सकते हैं और बड़े साइज के गमले भी ले सकते हैं आप। इन गमलों में आधी गोबर की खाद और आधी मिट्टी से आप इनको भर लें। साथ में उसमें प्रति जो आपका गमला है करीब आधा किलोग्राम सुपर फास्फेट और 100 ग्राम उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश मिला के और प्रति गमले को आप भर लें। अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें बेल वाली सब्जियां, भिंडी, बरबटी, धनिया, पालक, जो जिस सीजन में हो सकती है, चौलाई, लाल भाजी, ये आप अलग अलग सीजन में लगाएं। जो बेल वाली सब्जियां उनके गमले आप किनारे पे रख दें और उसके लिए मचान बना दें, जिससे वो मचान पे चढ़ जाएं तो छत पे थोड़ी छाया बनी रहे और छाया में नीचे आपका अदरक है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये उसकी छाया में, बहुत ज्यादा छाया नहीं होगी, धूप आती रहती है, तो वो आपके छत का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दूसरा, सिंचाई के लिए या तो आप उसमें एक छोटा सा टंकी में ड्रिप का कनेक्शन करके और ड्रिप लगा दें, जिससे ड्रिप से बूंद बूंद करके पानी आपका जाता रहेगा। जो आपका पेड़ पौधों की पत्तियां निकले उनको आप एक जगह रिसाइकिल करने के लिए, उनकी कंपोस्ट बनाने के लिए आप एक टंकी अलग से रख दें, हौदी, जिसमें आप पत्तों को डाल के खाद बनाएं। साथ ही वहाँ जीवामृत आप तैयार करें। जीवामृत में 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में तैयार किया जाता है। इस जीवामृत को आप हर 5, 6, 7 दिन में आप उन गमलों में डालें तो निश्चित रूप में आपकी अच्छी प्राकृतिक सब्जियां आपकी पैदा होंगी और आपको बहुत अच्छा उत्पादन सब्जियों का प्राप्त होगा। ठीक है भैया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिना हरो, आओ अब सुनत हैं जगदीश ठाकुर को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे
अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी, अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस। छत्रसाल सो लड़न की, छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होश। हर बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी। अरे भैंस बंधी है और छा पड़ा होशंगाबाद, भैंस बंधी है और छा पड़ा होशंगाबाद। लगवैया है सागरे, अरे लगवैया है सागरे चपिया रे वापार। अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी, अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी। चार कोस पे पानी बदले 8 कोस पे बानी, चार कोस पे पानी बदले 8 कोस पे बानी। 20 कोस पे पगड़ी बदले 20 कोस पे पगड़ी बदले 30 कोस पे छानी। और बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी, और बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी। छत्ता तोरे राज में धक धक छाती हो, छत्ता तोरे राज में धक धक छाती हो। जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे तहाँ तहाँ हीरा हो। अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी, अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी। भैंस बंधी है और छा पड़ा होशंगाबाद, भैंस बंधी है और छा और पड़ा होशंगाबाद। लगवैया है सागरे, अरे लगवैया है सागरे और चपिया रे वापार। अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी, अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी। अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी, अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी, अरे बुंदेलन की शान देखो बुंदेलन की बानी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी रज्जू भैया। जयराम जी भैया, क्या बोल रहे हैं अपन? हम सुनील राय बोल रहे हैं बहेरिया साइनी से। बहुत बहुत स्वागत है सुनील भैया आपको ये कार्यक्रम में। बताओ भैया, का अड़चन आ गई? हाँ बिल्कुल सही शब्द को इस्तेमाल करो। अड़चन क्या कहा ही? हाँ। हमें सुपर मिल रहा है
7-8 साल पुरानो जमो भाव अच्छा। और फार के कामों को चल जाए, मगर सुपर की पोटेंसी तो कमजोर नहीं हो जाएगी, जो जान बचा रहे थे हम। चलो भैया, आपके लाने ये विषय में तकनीकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। हाँ भैया। उर्वरक की भी एक जो एक्सपायरी डेट है वो रहती होगी निश्चित तौर पे। वो तो 7 साल पुरानी है सर। हाँ, तो उसमें जो पोषक तत्व है वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। तो या तो आप अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उसकी जांच करा लें कितना उसमें सल्फर बचा है और कितना उसके अंदर फास्फोरस है ना। या जो फास्फोरस था वो किसी और तत्व के रूप में तो नहीं उसमें कन्वर्ट हो गया, तो आप उसकी जांच करा लें और इसके बाद ही उसका उपयोग करें। वैसे हमारी सलाह ये है आपको कि आज वर्तमान में कई अच्छी कंपनियों के भी सुपर फास्फेट आ रहे हैं जिनमें सल्फर और फास्फोरस के साथ साथ जिंक है, बोरॉन है। तो आप इस तरह के जो सुपर फास्फेट है उनका उपयोग करें, जिससे आपकी मिट्टी को कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, बोरॉन ये सारे तत्व मिल सके। बहुत पुराना है, उसका ढेले बन गए हैं, तो निश्चित रूप से उसमें जो फास्फोरस था वो किसी दूसरे यौगिक के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। तो आप उसकी जांच करा के अगर उसमें नहीं परिवर्तित हुआ, फास्फोरस पूरा 16% है, सल्फर पूरा 12% है, तो आप बिल्कुल उपयोग करें। लेकिन अगर उसमें मात्रा कम हो गई है तो फिर आपको या तो मात्रा ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी या आप उसका उपयोग ना करें। 1 एकड़ में कितनी बोरी डलेगी सर? 1 एकड़ में सुपर फास्फेट 3 से 4 बोरी अलग अलग फसलों में डलती है। अगर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो 3 बोरी पर्याप्त है। अगर आप मक्का लगा रहे हैं तो 3 से 4 बोरी आपको डालना चाहिए। लेकिन ये सब मिट्टी की जांच के बाद तय होता है। सामान्य तौर पर 3 बोरी सुपर फास्फेट पर्याप्त 1 एकड़ के लिए। ठीक है सुनील भैया। हाँ सर, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। और डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपसे हम जो भी जानना चाहते हैं कि किसान भैया रहे खासतौर से जो कल्चर को प्रयोग करते हैं उनमें का बातों को ध्यान रखें, कौन कौन सी सावधानी रखें जिससे कल्चर को सही उपयोग फसल में हो सके। बहुत अच्छा प्रश्न और सामयिक प्रश्न है, क्योंकि अभी आगे आने वाले सीजन में तमाम तरह की फसलें किसान भाई लेते हैं जी। तो अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का राइजोबियम अलग आता है, उड़द मूंग का राइजोबियम अलग आता है। मक्के के लिए आपको एजेटोबैक्टर का उपयोग करना है, ये नाइट्रोजिनस बायो फर्टिलाइजर है। इसके अलावा जो पीएसबी कल्चर है उसको हम सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। पोटास वाले कल्चर को हम सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। कल्चर उपयोग में सावधानी ये है कि हमें पहला तो ये कि एक्सपायरी डेट हम उसकी देख लें जी। कल्चर एक्सपायरी डेट का ना हो, जहां उसका भंडारण किया गया है वो धूप में तो नहीं हुआ, या हम लेके आए तो हमने कहीं उसको धूप में या गर्म जगह में तो नहीं रख दिया। तो अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो खराब हो सकती हैं, मृत हो सकती हैं जी। तो सावधानी ये है कि आप जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर आ रहे हैं उनका उपयोग ज्यादा करें, क्योंकि उनकी बायोबिलिटी ज्यादा है। जब आप इसको छाया में रख के बीज का उपचार करें, उपचार करने के बाद कल्चर का उपचार करें और फिर आप इसकी तत्काल बोनी कर दें। कल्चर से उपचारित किए हुए बीज को आपको बहुत लंबे समय तक रखना नहीं है, उसी दिन आपका उसका उपयोग तुरंत हो जाना चाहिए। देर तक रखें तो कल्चर के जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे जी। तो आप कल्चर का उपयोग करें। जो किसान भाई धान लगा रहे हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग कर सकते हैं धान के खेत में। जो किसान भाई दलहनी फसलें लगा रहे हैं या मक्का लगा रहे हैं वो माइकोराइजा नामक कल्चर एक आता है, उस कल्चर का उपयोग करने से सल्फर और फास्फोरस की पूर्ति होती है तो फसल आपकी अच्छी होगी। तो इन कल्चर का उपयोग करके हम सूक्ष्म जीवों की संख्या को मिट्टी में बढ़ा सकते हैं और हमारे उर्वरकों की मांग को हम कम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी जी, इतनी उपयोगी और उम्दा जानकारी हमारे किसान भैयारों को देवे के लाने। और एक ही संग आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। चलबे के पहले हम बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दो तो सुनील खरे ने। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधारे थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, प्रमुख वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 देवरी बिजोरा से। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।